कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। कल वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसका न्यूमेरिकल्स बचेंगे, वो कम से कम 3 से 4 दिन लेगा ना न्यूमेरिकल। इसका न्यूमेरिकल आता ही है एग्जाम में, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर का हमको क्या कैलकुलेट करना है, कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हम लोग एक सॉलिड स्फीयर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? सॉलिड स्फीयर ले लेंगे। इस सॉलिड स्फीयर का मान लेते हैं कि रेडियस क्या है, स्मॉल है। कितना है? स्मॉल है। और इस स्फीयर का नेम को अपन क्या कर देते हैं, कैपिटल। क्लियर है यहाँ पर? एक हम लोग सॉलिड स्फीयर ले रहे हैं, उस सॉलिड स्फीयर का नेम क्या रख रहे हैं, ए, और उसकी रेडियस कितनी है मान के चलते हैं, स्मॉल। अब उस सॉलिड स्फीयर को एक हॉलो स्फीयर के अंदर डाल देते हैं। जो हमने सॉलिड स्फीयर लिया है, वो सॉलिड स्फीयर किसके अंदर है मान के चलते हैं, हॉलो स्फीयर के अंतर्गत है, जिसका रेडियस कितना है मान के चलते हैं, स्मॉल। और इस स्फीयर का नाम हम लोग कर देते हैं कैपिटल। क्लियर है कि नहीं? लेकिन मैंने स्फीयर को एक साइड से खुला छोड़ा है। क्यों खुला छोड़ा है? अगर स्फीयर को पैक कर देंगे और अगर हम लोग अंदर वाले में चार्ज देना चाहेंगे तो चार्ज नहीं दे पाएंगे। तो बोलो समझ में आए? अगर ये स्फीयर को एक हॉलो स्फीयर के अंदर डाल दिया जाए और इस स्फीयर को पैक कर दिया जाए, तो पैक करने के बाद अगर मेरे को अंदर वाले को चार्ज प्रोवाइड करना है तो मैं चार्ज प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये ऐसे करके यहाँ से पैक हो जाएगा। और पैक होगा मतलब कहाँ से चार्ज देंगे, अंदर वाले में चार्ज देने लायक वहाँ पर जगह नहीं बचेगी। और जो इंडक्शन होता है, इंडक्शन बाहर अंदर से किसकी तरफ जाता है, बाहर की तरफ, ना कि बाहर से अंदर की तरफ आता है। अंदर में कभी भी चार्ज नहीं रहता, चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हम लोग यहाँ पर से इसको ओपन कर देंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पे इंसुलेटर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इंसुलेटर। क्योंकि ये जो स्फीयर है ये भी मेटलिक स्फीयर है, ये भी मेटलिक स्फीयर है। अगर इंसुलेटर नहीं लगाएंगे और एक अगर रॉड लेंगे और इस रॉड को अंदर वाले उससे स्फीयर से टच करके इसमें अगर +Q चार्ज अप्लाई करेंगे और इसमें इंसुलेटर नहीं लगाएंगे तो होगा क्या, इसके साथ साथ इसमें भी चला जाएगा वो। ठीक, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले 2 स्फीयर लेने हैं। पहला स्फीयर क्या लेना है, सॉलिड। दूसरा स्फीयर क्या लेना है, हॉलो। सॉलिड स्फीयर को हॉलो स्फीयर के अंदर क्या कर देना है, रख देना है। सॉलिड स्फीयर का रेडियस को क्या लेना है, स्मॉल है, और हॉलो स्फीयर का रेडियस को क्या लेना है, स्मॉल। हॉलो स्फीयर इस तरीके से लेना है कि उसमें रॉड को लगाया जा सके विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर का उपयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमको +Q चार्ज अंदर वाले स्फीयर को देना है तो सिर्फ अंदर वाले स्फीयर में क्या डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, +Q चार्ज यूनिफॉर्मली क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, और बाहर वाले में नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, इंसुलेटर। अब जब लगातार इसमें +Q चार्ज घूमने लगेगा तो इसके फर्स्ट साइड में कौन सा चार्ज डेवलप होगा, माइनस चार्ज, ड्यू टू इंडक्शन। इसकी वजह से, इंडक्शन की वजह से। और दूसरे साइड में कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, प्लस चार्ज। इस प्लस चार्ज को हम लोग किससे जोड़ देंगे, अर्थ से जोड़ देंगे, तो हमारे सामने जो डिवाइस क्रिएट होगा वो क्या करेगा, क्या करेगा, स्फेरिकल कैपेसिटर। क्लियर है कि नहीं? फिर से एक बार इसका कंस्ट्रक्शन को लास्ट टाइम समझो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमको 2 स्फीयर लेना है और दोनों स्फीयर मेटलिक स्फीयर लेना है। मेटलिक स्फीयर इन द सेंस, एक हम सॉलिड स्फीयर लेंगे, ठीक है, ए, और एक हॉलो स्फीयर लेंगे, बी। और इस तरीके से लेंगे कि बी के अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ए। और दोनों को हम सेपरेट करेंगे किससे, इंसुलेटर लगा के, और इंसुलेटर के बीच में क्या लगा देंगे, मेटलिक रॉड। मेटलिक रॉड से हम लोग +Q चार्ज किसको देंगे, अंदर वाले स्फीयर को। तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से चारों तरफ कौन सा चार्ज घूमने लगेगा, +Q चार्ज। इंडक्शन की वजह से इसके अंदर वाले सिरे में कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, माइनस चार्ज, और बाहर वाले सिरे में कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज को हम लोग क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे, तो हमारे सामने ये डिवाइस क्रिएट होगा, डिवाइस क्या होगा, क्लियर हो गया? ठीक, हाँ, शर्म आ रहा है थोड़ा मोड़ा, अब सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन स्फीयर
ए स्फीयर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मिलेगा। तो एक ही तो चार्ज है, क्या चार्ज है हमारे पास, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना आ जाएगा डिस्टेंस या इक्वेशन नंबर कितना हो गया 1। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन स्फीयर B, स्फीयर B पर कितना हो जाएगा V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन डिस्टेंस क्या लेंगे प्लस 0, ये प्लस 0 क्योंकि बाहर में भी एक बनेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन जो बाहर में बनेगा उसको हम क्या कर चुके हैं, अर्थिंग कर चुके हैं। तो अर्थिंग करने के कारण एक तो 0 साइन यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। ठीक, जो किया वो समझ में आया। 0 क्यों हो रहा है यहाँ पे, रीजन भी तुम लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जो आउटर साइड वाला प्लस Q चार्ज है उसको हमने अर्थिंग कर दिया, इसलिए बाहर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों ऐड हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन B। एलसीएम क्या कॉमन निकल रहा है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बचा 1/A माइनस 1/B। फिर क्या हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम क्या आएगा इसका AB, क्या बचा B माइनस A। ठीक, ये किसकी वैल्यू है क्या जानते हैं, बट C इज इक्वल टू Q अपॉन B, C इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस A अपॉन क्या बचा AB, Q और Q ये सब ऊपर चला गया, तो C इज इक्वल टू क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन क्या बचा B माइनस A। यूनिट क्या लिखेंगे, डेरिवेशन, एकदम इजी डेरिवेशन, पॉज करो और नोट करो। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर 2019 के पहले ना पेपर ऐसे रहता था कि अगर मैं 18 क्वेश्चन लूंगा तो 18 का 18 12 के फिजिक्स केमिस्ट्री में फंसेगा, मतलब उतना गेसिंग होता था। लेकिन 2019 के बाद जो सीबीएसई बोर्ड गया है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वास्ट हो जाते हैं सीबीएसई में, कहीं से कुछ भी उठा के दे देता है। लेकिन सीजी बोर्ड था तो एक पैटर्न पूरा दे देता था, इस पैटर्न के बाहर का क्वेश्चन आएगा ही नहीं, तो वो गेसिंग होता था, अभी नहीं हो पाता है ना वैसा गेसिंग। तो देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देखें तो मैंने उस दिन बताया था कैपेसिटर को हम लोग ये सिंबल से डिनोट करते हैं, मैंने बता दिया है। दो पैरेलल प्लेट्स अपन लेते हैं और इस तरीके का अगर ड्राइंग बनाते हैं तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कैपेसिटर। ठीक है, थोड़ा सा एक बार और इसमें रिमेंबर करेंगे, जब दो खड़ी लाइन ऐसा बनाया जाएगा तो ये क्या बनाता है, कैपेसिटर। अगर ये इस तरीके से हो जाता है तो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। अगर ये इस तरीके से ऐसे घूम जाएगा तो ये कहलाता है इंडक्टर। क्या कहलाता है, इंडक्टर। ये तीनों का हमको यूज चैप्टर 7 में पढ़ना है आगे फ्यूचर में। हमारे बुक में चैप्टर 7 में तीनों का यूज है, तो तीनों को अच्छे से याद रखेंगे। इट इज कैपेसिटर, इट इज रेजिस्टर, रेजिस्टेंस नहीं रेजिस्टर, और इट इज इंडक्टर। ठीक है, अब कई जगह पे इस तरीके से दिखता है तो ये क्या दिखता है, ये क्या है, की है, की है। ठीक है, और इस की में अगर डॉट लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, ऑन, और अगर ये ऐसा है तो ये होता है तुम्हारा ऑफ। ये दोनों का डिफरेंस है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन में कंफ्यूज नहीं हो। तो ऐसे खड़ी लाइन खींच दिया मतलब कैपेसिटर है, और ये अगर ब्रैकेट बन गया तो तुम्हारा क्या है, की। ठीक, तो हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देखेंगे कि कैपेसिटर को कैसे कंबाइन करते हैं। तो सबसे पहले कैपेसिटर का कौन सा कॉम्बिनेशन देखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब जब हम लोग दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर लें, दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर लें और दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर के एक इंड को दूसरे इंड से जोड़ दें, एक इंड को दूसरे इंड से जोड़ दें।
तो ये जो कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर से हमने पहला कैपेसिटर क्या लिया C1, दूसरा कैपेसिटर क्या लिया C2, तीसरा कैपेसिटर क्या लिया C3। पहले कैपेसिटर में कितना प्लेट है? 2। दूसरे कैपेसिटर में कितना प्लेट है? 2। तीसरे कैपेसिटर में कितना प्लेट है? 2। पहले कैपेसिटर के दूसरे प्लेट को दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से जोड़ो, दूसरे कैपेसिटर के दूसरे प्लेट को तीसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से जोड़ो, और पहले कैपेसिटर के पहले प्लेट को और लास्ट कैपेसिटर के लास्ट प्लेट को अगर हम बैटरी से जोड़ दें, इससे जोड़ दें बैटरी से जोड़ दें, तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर से 2, 3, 4 जितना कैपेसिटर लेना है ले लेना। लेने के बाद क्या करना है? पहले वाले के दूसरे इंड को दूसरे वाले के पहले इंड से ज्वाइन करना, दूसरे वाले के दूसरे इंड को तीसरे वाले के पहले इंड से ज्वाइन करना है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे तो 3 कैपेसिटर लेंगे और तीनों कैपेसिटर के पहले इंड को एक पॉइंट से जोड़ देंगे और तीनों कैपेसिटर के दूसरे इंड को एक पॉइंट से जोड़ देंगे, तो एक दूसरे के पैरेलल हो गए, एक दूसरे के आमने सामने हो गए। तो इसको हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा? इंड टू इंड जोड़ना है। क्या जोड़ना है? एक कैपेसिटर का एक इंड कंप्लीट हुआ तो दूसरे कैपेसिटर का इंड शुरू हो गया, दूसरे कैपेसिटर का इंड कंप्लीट हुआ तो तीसरे कैपेसिटर का इंड शुरू हो गया। तो इंड टू इंड ज्वाइन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर एक दूसरे के फेस में ज्वाइन कर देते हैं, मतलब एक के सामने एक रख के सबको एक साइड से एक पॉइंट से जोड़ दिया, दूसरे साइड को दूसरे पॉइंट से जोड़ दिया, तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? क्लियर है? यहाँ पर कोई डाउट है? अब सीरीज कॉम्बिनेशन का अगर तुमको डेफिनेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे? व्हेन कैपेसिटर्स आर जॉइंट एंड टू एंड देन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। जब एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे तो समझेंगे यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अलग होगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अलग होगा, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अलग होगा। अलग अलग होगा डिस्टेंस, मतलब इस कैपेसिटर का जो रेंज है वो अलग हो जाएगा, इसका रेंज अलग हो जाएगा, इसका रेंज अलग हो जाएगा। लेकिन जब इस कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। इस कैपेसिटर के लिए कोई डिस्टेंस आएगा, इस कैपेसिटर के लिए कोई डिस्टेंस आएगा, इस कैपेसिटर के लिए कोई डिस्टेंस आएगा। तो एंड ये एंड है ना इसका, तो ये एक ही डिस्टेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो रहा है? 1, 2। ठीक। अब पोटेंशियल हम लोग पढ़ के आए। क्या पढ़ के आए? पोटेंशियल। जो V होता है वो किस पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। कितना डिस्टेंस हो रहा है इसमें? 1, 2, 3। तो V भी कितना हो जाएगा? इसका V1, इसका V2 और इसका कितना हो जाएगा? V3। क्लियर है यहाँ पर? लेकिन यहाँ पर का डिस्टेंस क्या हो गया? सेम। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जो भी डिस्टेंस हो, यहाँ पे डिस्टेंस डिफरेंट है इसलिए पोटेंशियल चेंज हो, इसमें डिस्टेंस सेम है इसलिए पोटेंशियल क्या हो गया? सेम। कितना रो बैटरी से जुड़ा है ये तार? 1 बैटरी से। कितना रो वायर दिख रहा है? एक रो वायर दिख रहा है। तो क्यू चार्ज इसके लिए भी रहेगा, क्यू चार्ज इसके लिए भी रहेगा, क्यू चार्ज इसके लिए भी रहेगा। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग इसको बैटरी से जोड़ देंगे, इससे जोड़ देंगे बैटरी से, तो अब हमारा जब क्यू चार्ज यहाँ पे पहुंचेगा तो अब यहाँ से ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा? एक तार, ये दूसरा तार और ये तीसरा तार। तो क्यू चार्ज कितना होगा? Q1, Q2, Q3। क्लियर है कि नहीं? क्लियर समझ में आया? फिर से इतना ही को समझो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये 3 कैपेसिटर को जब एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। जब डिस्टेंस अलग अलग होगा तो पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। लेकिन जब तीनों को एक दूसरे के फेस में ज्वाइन कर दिया जाता है, तीनों कैपेसिटर को एक इंच से और तीनों कैपेसिटर को दूसरे इंच से, तो डिस्टेंस क्या हो जाता है? उनका सेम। और जब डिस्टेंस सेम होगा तो पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा? 1 वोल्ट। कितना ड्रॉप वायर में करंट फ्लो हो रहा है? यहाँ पे 1 वायर में, तो यहाँ पे भी क्यू आएगा, यहाँ पे भी क्यू आएगा, यहाँ पे भी क्यू आएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पे कितना वायर बन गया? ये 3 वायर। तो क्यू यहाँ पहुंचने के बाद 3 अलग अलग वैल्यू में टूट जाएगा, Q1, Q2, Q3। समझ में आया? तो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल कितना लिख रहे हैं? टोटल पोटेंशियल
V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, बट C इज इक्वल टू कितना है अंदर Q अपॉन V, C इज इक्वल टू कितना है अंदर Q अपॉन, सो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन C हो गया, ट्रांसफर कर दो। तो V1 कितना निकलेगा, V1 के लिए देखो Q तो Q ही है लेकिन उसका कैपेसिटेंस कितना है C1, V2 के लिए कितना है Q तो Q ही है लेकिन उसका कैपेसिटेंस कितना है C2, और V3 के लिए Q तो Q ही है लेकिन उसका कैपेसिटेंस कितना है कॉमा कॉमा। तो ये V की वैल्यू, V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू, V3 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, कैसे लिखेंगे Q अपॉन C, Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3, तीनों में क्या कॉमन, Q कॉमन 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3, Q और Q, तो 1 अपॉन C इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन, मतलब अगर कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाए तो उसका सम कैसे निकलता है 1 अपॉन करके, कैसे निकलता है 1 अपॉन। जैसे मान के चलो ये कैपेसिटर 2 का है, एक कैपेसिटर 3 का, दोनों को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिए, इसमें जोड़ दिए सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसका टोटल कैपेसिटेंस निकालो, क्या बोला टोटल कैपेसिटेंस निकालो, तो कैसे निकालेंगे 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन, तो क्या हमारा फार्मूला यही बोल रहा है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हमको उसका सम कैसे निकालना है रेसिप्रोकल। अभी आगे कैसे सॉल्व होगा 1 अपॉन C इज इक्वल टू 3 2 जा 3 1 जा 2 1 जा 1 अपॉन C इज इक्वल टू क्या आ गया 5 अपॉन, सो C इज इक्वल टू क्या आ गया 6 अपॉन 5, क्लियर है यहाँ, ठीक। लेकिन ये अभी नहीं सीखना है, अभी हमको सिर्फ फार्मूला याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। उसी तरीके से इसमें क्या निकालेंगे हमको टोटल चार्ज, क्या निकालेंगे टोटल चार्ज, टोटल चार्ज क्या होता है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस, तीनों को जोड़ो, तीनों को जोड़ेंगे तो कैसे दिखेगा, अभी हम लोग क्या पढ़ के आए C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू, पहले का क्या है C1 लेकिन V सबके लिए कॉमन है, Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C2V, और Q3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को इस वैल्यू को इस वैल्यू को इस वैल्यू को आप पुट कर दो, कैसे दिखेगा CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, क्या कॉमन क्या बचा C1 प्लस C2 प्लस V और V, तो C इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़ेंगे, अगर दोनों कैपेसिटर हमको दिया है और दोनों किसमें है पैरेलल में 2 और 3 का, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, सीधा सीधा क्लियर है यहाँ पर। तो इससे हमको सीखने के लिए क्या मिला कि अगर हमारा कैपेसिटेंस या कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो रेसिप्रोकल करके ऐड करना है, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो कैसे ऐड करना है उसको डायरेक्ट ऐड करना है। इसका डेरिवेशन कभी भी पेपर में नहीं होता, फार्मूलास याद होने चाहिए तुमको, ये वाला और ये वाला, पॉज करो नोट करो, ऑफ चार्ज कैपेसिटर, ठीक है। ये इस साल टॉपिक आ चुका है एग्जाम में, ठीक। और करीब करीब मैं बताऊं मेरे जानकारी में 8 साल बाद आया, 2000 मतलब 15 आसपास में आया था, फिर 23 में, तो बहुत लंबा समय लिया इस क्वेश्चन को देने के लिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला याद रख लो, U इज इक्वल टू होता है 1/2 CV स्क्वायर, U इज इक्वल टू 1/2 QV, U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन, तीन फॉर्मूला है और तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, हमको डेराइव करके जो मिल जाए उसको डेराइव कर लेना, जो आ जाए डेरिवेशन का, बाकी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मेन हमको इसमें से किसी भी एक को डेराइव करना है, और तीनों इक्विवेलेंट है, तीनों का न्यूमेरिकल आता था, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, तो इनके न्यूमेरिकल्स भी पूछते हैं पेपर में, लेकिन इसको डेरिवेशन पहली बार पूछा था इस साल, इससे हार्ड डेरिवेशन अभी बचा इस चैप्टर में, लेकिन इसको पूछा था सिर्फ 6-7 लाइन में बच जाता है। तो बेसिक याद रखेंगे, सबसे पहले हम लोग एक क्या ले लेते हैं कैपेसिटर ले लेते हैं, और उस कैपेसिटर का नेम रख देते हैं A। अब ये थोड़ा सा पैरेलल कैपेसिटर की तरह भी दिख रहा है, थोड़ा सा स्फेरिकल कैपेसिटर, तो मान लेते हैं A इज अ कंडक्टर
whose कैपेसिटेंस इज, इसका थ्योरी लिख रहा हूं ना, कैपेसिटेंस इज सी। एक हम लोग कंडक्टर ले लेते हैं ए, जिसका कैपेसिटेंस कितना है मान के चलते हैं सी। इफ क्यू चार्ज इज गिवन टू इट, चार्ज इज गिवन टू इट, देन चालू कर दिया, पोटेंशियल V is created in it, created की जगह डेवलप होकर लिख सकते हैं। मतलब अगर इस कैपेसिटर में हम लोग Q चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो कितना पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, उस पे V पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। मतलब we know that इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। क्या होता है वर्क अपॉन, ये होता है वर्क पूरा तो एक बार में नहीं निकलता। कैसा वर्क निकलता है, स्मॉल वर्क। तो चार्ज भी क्या रहेगा हमारा, स्मॉल रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्मॉल वर्क को किससे डिनोट करेंगे, dw। चार्ज हम लोग कितना दिए हैं, कैपिटल Q, इसको स्मॉल क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग चार्ज दे चुके हैं Q, उसकी वैल्यू को आप छोटा नहीं कर सकते, ठीक, इसलिए उसका Q का Q ही लेना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग क्या लिख लेंगे, dV। क्या लिख लेंगे, dV। सो dW इक्वल टू कितना आ जाएगा, QD। कितना आ गया, ट्रांसफर कर इक्वेशन नंबर कितना होगा, बट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला जानते हैं बताओ, कैपेसिटेंस इज इक्वल C इज इक्वल टू Q अपॉन, तो Q इज इक्वल टू कितना होगा, Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। इस Q की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, पुट करेंगे तो कैसे दिखेगा, dW इज इक्वल टू CVD। कैसे दिखेगा, CVD। छोटा वैल्यू है, बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, लिमिट ले लेना, 0 0 वाला ले लेना। लिमिट काहे लेंगे, लिमिट नहीं लेंगे तो फंसेंगे हम लोग। 0 से लेके कहाँ तक लेंगे, U तक, क्योंकि वर्क जब चेंज होता है तो एनर्जी बन सकता है, वर्क और एनर्जी दोनों सेम होता है, जितना वर्क करता है वही एक प्रकार की एनर्जी है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, CVdV, और 0 से लेके कहाँ तक इसको ले लेंगे, V तक। dW का इंटीग्रेशन कितना होगा, 0 से लेके कहाँ तक, C बाहर निकल, V का किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, V के रेस्पेक्ट में। तो x एंड dx का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, क्या होता है, x n+1 अपॉन, कुछ नहीं है, मतलब इसका पावर कितना है, तो क्या हो जाएगा, V का पावर 1+1 अपॉन, कहाँ से कहाँ, 0 से लेके, एक बार W की जगह में क्या रखेंगे, U माइनस, एक बार W की जगह में क्या रखेंगे, C, V, 1+1 कितना होता है, 2 अपॉन, 0 से लेके कहाँ तक, तो U इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 CV। क्लियर, ठीक। अब ये एक बार V की जगह पे V रखेंगे और एक बार V की जगह पे क्या रखेंगे, तो ये इच्छा है आंसर। एक लाइन करना चाहोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ करना, U इज इक्वल टू CV²/2 माइनस C0² 2। ठीक, क्लियर। अब इसके आगे क्या करोगे, Q की वैल्यू कितनी है, CV, यहां से चेंज करना शुरू करो वैल्यूज। U इक्वल टू कितना निकला, 1/2 CV², बट C इक्वल टू कितना आता है, Q/V। सो U इक्वल टू 1/2 Q/V इंटू V², एक तो भी U इक्वल टू क्या होगा, 1/2 दूसरा वैल्यू आ गया। और तीसरा वैल्यू कैसे आएगा, बट C इक्वल क्या आता है, Q/V। तो आपको क्या निकालना है, V इक्वल क्या हो जाएगा, Q/C। इस V की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो U इक्वल कैसे निकलेगा, 1/2 Q इंटू Q/C। सो U इक्वल क्या हो गया, Q² और अपॉन में क्या, ये दोनों फालतू वैल्यू है, मेन वैल्यू तुम्हारा यही। ठीक, क्रॉस करो, नोट करो।